QKIS कंपोज योर ड्रीम। हेलो दोस्तों, कोई कैसे आपका स्वागत है। यूपी पीसीएस और बिहार पीसीएस का पेपर बहुत नज़दीक है, तो टाइम कम बचा है और आज के वीडियो में हम लोग आधुनिक भारत का इतिहास को देखेंगे। इसमें हम दो टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। पहला, भारत में जो अंग्रेजों द्वारा लड़े गए युद्ध हैं उनको देखेंगे हम लोग, और अंग्रेजों की भारत में प्रमुख नीतियाँ कौन कौन सी हैं इनको देखेंगे, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक होता है जो बहुत ज़्यादा कोई बताता नहीं है और ना हम लोग जो है बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं इसको। इसीलिए यहाँ जब क्वेश्चन आते हैं तो गलत हो जाते हैं कि आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था, मराठा युद्ध कब हुआ था, सिख युद्ध कब हुआ था और अंग्रेजों की कौन कौन सी नीतियाँ किसने लागू की थी। तो यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। मॉडर्न इंडिया का बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो इसको बहुत अच्छे से कीजिएगा। कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। हम लोग शुरू करते हैं सीधे लेसन की ओर। ब्रिटिश शासन के दौरान लड़े गए प्रमुख युद्ध अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे जो है कर्नाटक का युद्ध देखेंगे। और कर्नाटक का युद्ध दो जो है यूरोपीय कंपनियों के बीच में हुआ था। कौन कौन से? तो आंग्ल और फ्रांसीसी संघर्ष हुआ था। इसमें इंग्लैंड और फ्रांस के जो बीच युद्ध भारत में हुआ था उसी को कहा जाता था कर्नाटक का युद्ध। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछ देते हैं कि कर्नाटक युद्ध किसके किसके बीच हुआ है, तो बताना होगा आंग्ल और फ्रांसीसियों के बीच में हुआ था, ये आपको याद रखना है। दूसरा, आप यहाँ मैप देख सकते हैं। जो आज का कर्नाटक है, ये आज के कर्नाटक को उस समय मैसूर कहते थे। अब मैसूर राज्य इतना बड़ा था, आप देख सकते हैं, और मैसूर के बगल में ही आपका निजाम है और इसके बाद नॉर्थ में मराठे हैं और यहाँ पर आपका त्रावणकोर राज्य है। और जो आज का तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का क्षेत्र था, इसी को उस समय कर्नाटक कहते थे। आपको अच्छे से याद रखना है। अगर आपसे पूछा जाए कि कर्नाटक युद्ध के समय कर्नाटक कहाँ पे था, तो बताना होगा ये जो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का जो क्षेत्र था उस क्षेत्र को कर्नाटक कहते थे। आपको इसको अच्छे से याद रखना। यही क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, पूछा भी गया भी है। खास करके इंटरव्यू में ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछते हैं कि जब कर्नाटक युद्ध हुआ था तो कर्नाटक किस क्षेत्र को कहते थे। तो लोगों को लगेगा इस क्षेत्र को कहते थे जो आज वर्तमान में कर्नाटक है। नहीं, उस क्षेत्र को मैसूर कहते थे और कर्नाटक इस क्षेत्र को कहते थे जो तमिलनाडु वाला क्षेत्र था, इसको कहते थे। आप बिपिन चंद्रा की बुक में जो है जा करके वहाँ भी आप इसको मॉडर्न इंडिया के बुक में देख सकते हैं। वहाँ पे एक इंडिया का मैप बनाया गया है और वहाँ भी इसको कर्नाटक यहाँ पे दिखाया गया है। आप जाकर के वहाँ पर उसको एक बार जरूर विजिट कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो कर्नाटक का युद्ध जो हुआ था वो 3 युद्ध हुए थे। तो कर्नाटक का जो पहला युद्ध हुआ था वो कब हुआ था, क्यों हुआ था, एक एक करके बारे हम लोग देखेंगे। तो कर्नाटक का युद्ध जो है प्रथम कब हुआ था, ये मैच करने को आ जाता है। तो 1746 से 48 के बीच में हुआ था कर्नाटक का प्रथम युद्ध हुआ था। प्रथम युद्ध का कारण क्या था? तो प्रथम कर्नाटक युद्ध का कारण था अंग्रेज कैप्टन बर्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी नौसेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जलपोतों पर अधिकार कर लेना। ये सबसे जो है तात्कालिक कारण था, लेकिन इसके पीछे जो कारण था वो ये था कि यहाँ पर कर्नाटक के प्रथम युद्ध को यूरोप में फ्रांस और ब्रिटेन के मध्य चल रहे ऑस्ट्रेलियाई जो है उत्तराधिकार के युद्ध का विस्तार माना जाता है। तो ऑस्ट्रिया एक देश है, वहाँ पे उत्तराधिकार का युद्ध हो रहा था। कब से कब तक? तो 1740 से 48 के बीच युद्ध वहाँ चल रहा था और फ्रांस और किसके बीच हो रहा था? इंग्लैंड के बीच हो रहा था। उसी युद्ध का विस्तार भारत में था, जिसे हम कर्नाटक का युद्ध कहते हैं। और युद्ध जो है यूरोप में हो रहा था, लेकिन उसका विस्तार भारत में देखा गया। तो फ्रांस और इंग्लैंड जब कभी भी युद्ध लड़ते थे तो उसका विस्तार भारत में भी देखा जाता था। ठीक है, तो उसी को याद रखना। कर्नाटक का जो पहला युद्ध का कारण था वो ऑस्ट्रियाई उत्तराधिकार का युद्ध था, उसी का विस्तार भारत में हुआ और तुरंत जो है कैप्टन बर्नेट ने क्या किया, जो है फ्रांसीसी जलपोतों पर अधिकार कर लिया और युद्ध क्या हो गया? प्रारंभ हो गया। लेकिन शुरुआत कहाँ से होती है? यूरोप से होती है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा भी गया है कि जो है कर्नाटक का पहला युद्ध किस मुद्दे पर हुआ था। तो ऑस्ट्रियाई उत्तराधिकार को लेकर के यूरोप में युद्ध प्रारंभ हुआ और उसी का विस्तार कहाँ देखा गया? तो कर्नाटक में देखा गया। इस बात को अच्छे से याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा गया है, पूछा जाएगा। इसके बाद में जो है एक्सला सैम्पेल की संधि कब हुई थी? 1748 में हुई थी। ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण, याद रखिएगा। तो ये संधि कहाँ पे हुई थी? तो ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध समाप्त हो गया था। तो ये संधि यूरोप में हुई थी और इसी संधि के तहत ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार का युद्ध जब समाप्त हो गया तो भारत में भी कर्नाटक का युद्ध अपने आप क्या हो गया? समाप्त हो गया। तो अगर पूछा जाए कि कर्नाटक का पहला युद्ध किस कारण से समाप्त हुआ था, तो बताना होगा एक्सला सैम्पेल की संधि हुई थी और इसी संधि के तहत जो कर्नाटक का युद्ध भारत में चल रहा था वो भी समाप्त हो गया। क्यों? क्योंकि इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में यह संधि हुई थी और उत्तराधिकार का जो ऑस्ट्रिया में युद्ध चल रहा था उस युद्ध को समाप्त कर दिया गया। तो भारत में भी युद्ध क्या हो गया? समाप्त हो गया। तो कर्नाटक का युद्ध जो है
कब से कब हुआ है, क्यों हुआ है, किस संधि समाप्त हुआ है, यही सब क्वेश्चन एग्जाम में पुटअप होते हैं। और इसको बहुत अच्छे से अगर हम नहीं जानते हैं, अगर नहीं पढ़ते हैं, तो यहाँ से जब क्वेश्चन आते हैं तो अपने आप गलत हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ डेट याद करना पड़ता है, हमें इस जो है सिचुएशन को समझना पड़ता है। तो जब तक हम समझेंगे नहीं, यहाँ से क्वेश्चन हमसे गलत हो जाएंगे। दूसरा जो कर्नाटक का युद्ध हुआ था, वो हुआ था कब, तो 1749 से लेकर के 54 के बीच में हुआ था। इस युद्ध के समय कर्नाटक के नवाब के पद को लेकर के संघर्ष हुआ था, और इस संघर्ष कर्नाटक के नवाब के पद को लेकर के हुआ। लेकिन युद्ध जो है कौन जीता था, इस युद्ध को अंग्रेजों ने जीत लिया था। इसके बाद कर्नाटक का जो तीसरा युद्ध हुआ था, वो 1756 से लेकर 1763 के बीच में हुआ था। और ये युद्ध कब हुआ था, तो याद रखना, मैंने बता दिया। और क्यों हुआ था, तो याद रखना, अमेरिका में सप्तवर्षीय युद्ध शुरू हो गया था, तो उसमें जो है इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया और फ्रांस सब युद्ध लड़ रहे थे, उसी का विस्तार भारत में था। ठीक है, किस युद्ध का, तो तृतीय कर्नाटक युद्ध का था। 22 जनवरी 1760 में लड़े गए वांडीवास के युद्ध में, तो ये बहुत निर्णायक युद्ध है। वांडीवास का युद्ध कब लड़ा गया था, 1760 में। और अंग्रेजी सेना को आयरकूट ने और फ्रांसीसी सेना को जो है काउंट लाली ने नेतृत्व प्रदान किया। तो वांडीवास का युद्ध बहुत निर्णायक युद्ध था, और इसी युद्ध को अंग्रेजों ने जीता और फ्रांसीसी युद्ध को हार गए, और हमेशा के लिए भारत के व्यापार से क्या हो गए, बाहर हो गए। ठीक है, आगे लिखा है, तृतीय कर्नाटक का युद्ध का समापन पेरिस की संधि से हुआ था। यह बहुत महत्वपूर्ण है। तो याद रखना, पेरिस की संधि कब हुई थी, तो पेरिस संधि हुई थी 1763 में, और इसी संधि के तहत सप्तवर्षीय युद्ध समाप्त हुआ था। तो भारत में भी जो तीसरा कर्नाटक युद्ध था वो भी समाप्त हो गया। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो समस्याएं थी उसको लेकर के हमारे यहाँ युद्ध का विस्तार देखा गया। तो याद रखना, पेरिस की संधि कब हुई थी, 1763 में, और इसी की संधि के तहत कर्नाटक का तीसरा युद्ध समाप्त हुआ, और साथ में सप्तवर्षीय युद्ध भी क्या हो गया, समाप्त हो गया। तो यहाँ लिखा है, फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के मध्य 1763 में जो है पेरिस की संधि का हस्ताक्षर हुआ, और सप्तवर्षीय युद्ध क्या हो गया, समाप्त हो गया। तो जैसे ही सप्तवर्षीय युद्ध समाप्त हुआ, वैसे ही तृतीय कर्नाटक का युद्ध भी क्या हो गया, समाप्त हो गया। इस चीज को हमें यहाँ पे अच्छे से समझना है, अगर क्वेश्चन एग्जाम में आए तो गलत ना होने पाए। ठीक है, यहाँ पर हम लोग कुछ फैक्ट को देख लेते हैं कि यूरोपीय व्यापारिक कंपनी से संबंध कौन कौन से व्यक्तित्व थे। पहला है वास्को डिगामा। तो वास्को डिगामा भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय यात्री था, प्रथम पुर्तगाली भी था। तो वास्को डिगामा पहली बार कब आया था, 1498 में, इसके बाद 1500 में 2 में, और इसके बाद 1524 में भारत आया था। इसके जो है फ्रांसीसियों का गवर्नर भी बनाया गया था। ठीक है, तो वास्को डिगामा जो है भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय यात्री, प्रथम पुर्तगाली था। पेट्रो अल्मेड्रा जो कैवाल था, यह भारत आने वाला द्वितीय पुर्तगाली था। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा भारत का प्रथम पुर्तगाली गवर्नर था। जॉन मिल्डन हॉल भारत आने वाला प्रथम ब्रिटिश नागरिक था, यह अकबर के समय में आया था। कैप्टन हॉकिंस प्रथम अंग्रेज दूत, जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में भेंट की थी, कब, तो 1608 में आया था ये। ठीक है, ये पहला अंग्रेज था जो आया था कहाँ पर, किसके दरबार में, जहांगीर के दरबार में। इसके अलावा गेराल्ड ओंगियार, ये ऐसे क्वेश्चन हैं जहां से क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। इस फैक्ट को अच्छे से याद कर लेंगे तो गलत नहीं होंगे। इसका पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम लिंक पे आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा, वहां से आपको मिल जाएगा। गेराल्ड ओंगियार जो है बम्बई का वास्तविक संस्थापक था, इसको अच्छे से याद रखना है आपको। जॉब चौरनॉक जो था ये कलकत्ता का संस्थापक था, और जो है आपका याद रखना, जो ये आपका फ्रांसिस डे ये मद्रास का संस्थापक था। तो बम्बई, कलकत्ता और मद्रास ये 3 बड़े बड़े नगर थे, तीनों के संस्थापक कौन हैं, इनको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। जहां आप पढ़ते हैं वहां दीवार पे आप चिपका दीजिए इनको लिख करके, और बार बार देखेंगे तो याद हो जाएगा। इसके बाद में चार्ल्स आयर, ये फोर्ट विलियम कलकत्ता का प्रथम प्रशासक था। फैंक्रो मॉर्टिन जो है ये पौंडीचेरी का प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर था, ये भी क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। फादर मोसेरात जो है ये अकबर के दरबार में पहुंचने वाला प्रथम शिष्टमंडल का अध्यक्ष था। जब याद रखना इबादत खाने की स्थापना अकबर ने की थी तो सभी धर्मों के लोगों को बुलाया था, उसमें जो है इनको भी बुलाया गया था, फादर मोसेरात को भी बुलाया गया था, और इनसे जो है अकबर ने ईसाई धर्म की विशेषताओं को भी जाना था। इसके अलावा फ्रेंकोइस कैरो जो है ये भारत में प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री की सूरत में स्थापना इसी ने की थी। तो जब सूरत में पहली फैक्ट्री फ्रांसीसियों की स्थापित हुई थी, कब हुई थी, तो याद रखना ये आपकी हुई थी 1668 में हुई थी, पहली फैक्ट्री स्थापित हुई थी, क्योंकि फ्रांसीसी कंपनी 1664 में बनाई गई थी और 1668 में इसकी पहली फैक्ट्री स्थापित हुई थी। कहाँ पर, सूरत में। तो उस समय कौन था, कैरो था, इसको अच्छे से याद रखना। जॉन सरमन कौन था, तो मुगल सम्राट फारूक सियर से विशेष व्यापारिक रियायत
छूट प्राप्त किया था इसने। और याद रखना ये शिष्टमंडल का मुखिया था, यही जो है फर्रुख शेर से गया था और इसने व्यापारिक जो है रियायत प्राप्त किया था। किसने? तो जॉन सरमन ने। ऐसे कुछ व्यक्तित्व हैं, इनके बारे में हमें याद रखना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं तो गलत हो जाता है, जबकि ये बहुत ही, अगर हम इसको लगातार देखते रहेंगे तो याद हो जाएगा। तो जो बच्चे लगातार पढ़ते हैं उनको तो याद हो जाएंगे, लेकिन अगर आप इसको नहीं ठीक से पढ़ेंगे तो आपको क्वेश्चन गलत हो जाएंगे, और आसान क्वेश्चन गलत होते हैं तो एग्जाम से बाहर होना ज़्यादा जो है चांस ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि हम सरल क्वेश्चन क्या करते हैं, गलत करते जाते हैं। इसके अलावा जो है यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों से महत्वपूर्ण तथ्य को और देख लेते हैं। तो डेट के हिसाब से अगर देखें तो 1498 में वास्को डिगामा का भारत आगमन हुआ था पहली बार। 1500 ईस्वी में द्वितीय पुर्तगाली यात्री केबाल का भारत आगमन हुआ था। 1502 में वास्को डिगामा दूसरी बार भारत की यात्रा पर आया था। 1510 में गोवा पर पुर्तगालियों का अधिकार हुआ था। 1530 में कोचीन की जगह गोवा पुर्तगालियों की राजधानी बनाई गई थी। तो गोवा को बीजापुर के राजा से जीता गया था, जो है यूसुफ आदिल शाह से जीता गया था। कब? 1510 में। लेकिन याद रखना कोचीन की जगह को गोवा राजधानी बनाई गई थी पुर्तगालियों की 1530 में। यह भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और यह भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। इसके अलावा 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। 1661 में पुर्तगालियों ने बम्बई को दहेज में ब्रिटेन के राजा को दे दिया था, चार्ल्स द्वितीय को दे दिया था। तो याद रखना पुर्तगालियों ने बम्बई को किसको दिया था? तो इंग्लैंड के राजा, ब्रिटेन के राजा चार्ल्स द्वितीय को दिया था, और चार्ल्स द्वितीय ने कंपनी को दे दिया था पुर्तगालियों को। अगर आपसे कभी पूछा जाए कि बम्बई जो है कंपनी को कब प्राप्त हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी को, तो बताएंगे हम ब्रिटेन के राजा से प्राप्त हुआ था। और ब्रिटेन के राजा से कहाँ से, किससे प्राप्त हुआ था? पुर्तगालियों को। किस रूप में? दहेज के रूप में। 1664 में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी। ये आपको याद रखना, ये भी मैंने आपको बताया भी था, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसके अलावा 1690 ईस्वी में जॉब चार्नॉक द्वारा कलकत्ता की स्थापना की गई थी। और जो है 1759 में बेदरा का निर्णायक युद्ध लड़ा गया था, जिसमें अंग्रेजों ने डचों को पराजित कर भारतीय व्यापार से हमेशा के लिए बाहर कर दिया था। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इसको याद रखिएगा कि बेदरा का युद्ध कब हुआ था। तो याद रखना ये जो है 1759 में हुआ था। किसके बीच हुआ था? अंग्रेजों और डचों के बीच हुआ था। परिणाम क्या निकला? तो डचों ने को हरा दिया गया, डच बाहर गए, और अंग्रेजों ने डचों को भारतीय व्यापार से हमेशा के लिए बाहर कर दिया। तो डचों ने जाकर के इंडोनेशिया पे कब्जा किया था। तो इंडोनेशिया जो आज़ाद हुआ है वो डचों से ही आज़ाद हुआ है, ठीक है। इसके अलावा 1760 में जो है वांडी वास का युद्ध हुआ था। इसमें अंग्रेजों और फ्रांसीसियों को जो है क्या क्या पराजय कर दिया था। तो अंग्रेज जीत गए थे और फ्रांसीसी पराजित हो गए थे और भारतीय व्यापार से बाहर हो गए थे। अब ये बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट ये है, अगर पूछा जाए कि डच भारतीय व्यापार से कब बाहर हुए थे, तो बताना है कब? बेदरा के युद्ध में। कब हुआ था? 1759 में। अगर पूछा जाए फ्रांसीसी भारतीय व्यापार से कब बाहर हुए थे, तो 1760 में हुए थे। किस युद्ध में? वांडीवास के युद्ध में। वांडीवास कहाँ है? आज वर्तमान में ये महाराज वहाँ पर है, क्या कहते हैं, तमिलनाडु में है, लेकिन उस समय कर्नाटक की राजधानी थी। कर्नाटक उस समय किसको कहते थे? तमिलनाडु वाले क्षेत्र को। बेदरा कहाँ है? तो बेदरा आपका जो है बंगाल में है, इसको याद रखना। 1708 से 9 के बीच में ब्रिटेन की 2 प्रतिद्वंदी कंपनियों का जो है आपस में विलय हो गया था। ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे, इसको मैंने बता दिया है, इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करेंगे आंग्ल मैसूर संघर्ष के बारे में बात करेंगे। आंग्ल मतलब होता है अंग्रेज, ठीक है। तो अंग्रेजों और मैसूर के बीच में जो युद्ध हुआ था उसको देखेंगे। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो 1767-69 के बीच में हुआ था, अंग्रेजों और हैदर अली के बीच में। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था कब? 1780 से 84 के बीच में, और इसी युद्ध में हैदर अली की डेथ हो गई थी और टीपू सुल्तान ने बाद में समझौता किया था, आगे बताऊंगा मैं। फिर तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1790 से 92 के बीच में, अंग्रेजों और टीपू सुल्तान के बीच में हुआ था, इसमें भी संधि हुई थी। और बाद में कौन संधि हुई थी? श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी, आगे बताऊंगा अभी मैं। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में हुआ था, लॉर्ड बेलेजली के समय में, और इस युद्ध में टीपू सुल्तान मारे गए थे। तो 4 युद्ध को आप कहीं लिख लीजिएगा, अपने मोबाइल की स्क्रीन बना लीजिए। ये भी एक तरीका आपको बता देता हूँ, पढ़ाई का एक तरीका मैं आपको लगातार बताता रहूँगा, ऐसे छोटी छोटी टिप्स देता रहूँगा। तो मोबाइल में अपना जो आप अपनी फ़ोटो लगाते हैं, किसी और की फ़ोटो लगाते हैं, उससे अच्छा ऐसे जो आपको याद ना हो उसकी जो है डीपी बना के उसको आप लगा दीजिए, वॉलपेपर बना के लगा दीजिए। मोबाइल आप बार बार देखते हैं, जब मोबाइल बार बार देखेंगे तो सारे फैक्ट आपको याद हो जाएंगे। जब चीज़ याद हो जाए तो उसको हटा कर किसी दूसरे चीज़ को लगा दीजिए, ठीक है। ये भी एक तरीका है आपको किसी चीज़ को याद करने का, क्योंकि आप मोबाइल तो हमेशा देखते हैं, क्योंकि आपका जन्मसिद्ध अधिकार हो गया मोबाइल देखना, ठीक है। अब बात करते हैं
आंग्ल मैसूर युद्ध कौन कौन से हुए हैं, यहीं पर मैं आपको एक डिटेल में बता दूंगा तो आपको सारे युद्ध याद हो जाएगा। पहला है आपका प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था, तो 1767-69 में हुआ था, आपको ये याद रखना है। शासक कौन था, हैदर अली, और जो है किसके समय में हुआ था, तो लॉर्ड बेले लेस्ट के समय में हुआ था। ये अंग्रेजों का बंगाल का गवर्नर था और ये मद्रास की संधि से युद्ध समाप्त हुआ था। कब, तो 1769 में। इस युद्ध को जीता कौन था, हैदर अली ने जीता था। ठीक है, ये बात आपको अच्छे से याद रखना है। हैदर अली ने निजाम और मराठों की मदद से इस युद्ध को जीत लिया था। तो ये संधि याद रखना, पूछा जाएगा कि जो है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि से समाप्त हुआ है, तो मद्रास की संधि से समाप्त हुआ है, इस बात को याद रखना है। इसके बाद है आपका द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ है, 1780 से 84 के बीच में। इसमें हैदर अली टीपू सुल्तान दोनों थे। क्यों, क्योंकि युद्ध के बीच में ही हैदर अली की डेथ हो गई थी। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जाएगा कि हैदर अली की मृत्यु किस युद्ध में हुई थी, तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में हुई थी। और याद रखना, इसके बाद टीपू सुल्तान को लगा कि हमारी स्थिति कमजोर है, तो उन्होंने वारेन हेस्टिंग से समझौता कर लिया था। तो उस समय जब द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हो रहा था तो वारेन हेस्टिंग ही जो है बंगाल का गवर्नर जनरल था। मंगलोर की संधि हुई थी कब, 1784 में, और इसी संधि के तहत युद्ध क्या हो गया था, समाप्त हो गया। क्योंकि हैदर अली के मृत्यु होने पर टीपू सुल्तान के सामने बहुत बड़ा विकल्प था, क्योंकि जो है कमजोर स्थिति हो गई थी, इसीलिए जो है उसने समझौता करना ही जो है लाजमी समझा। तो कई जो है लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि मंगलोर की संधि हैदर अली के साथ हुई थी। नहीं, हैदर अली की युद्ध में डेथ हो गई थी, तो टीपू सुल्तान ने यह संधि किया था। किसके साथ किया था, वारेन हेस्टिंग के साथ किया था मंगलोर की संधि, ये बात याद रखिएगा। फिर तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था कब, 1790 से 92 के बीच में हुआ था, और ये टीपू सुल्तान जो है इस युद्ध को लड़ा था। और आपको सबको पता होगा कि 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई थी, तो फ्रांस की क्रांति का सपोर्ट टीपू सुल्तान ने किया और नेपोलियन के साथ पत्र व्यवहार किया था। इसीलिए अंग्रेज नाराज हो गए, क्योंकि अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में नफरत बहुत ज़्यादा थी। इसीलिए जब टीपू सुल्तान ने फ्रांस की क्रांति का समर्थन किया, स्वतंत्रता समानता बंधुत्व का नारा दिया, स्वतंत्रता का वृक्ष अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में लगाया, इससे अंग्रेज नाराज हो गए और युद्ध हुआ था। उस युद्ध का जो है उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड कॉर्नवालिस था। और श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 में हुई थी, और श्रीरंगपट्टनम की संधि के द्वारा तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हो गया था। एक बात आपको ये भी बता देता हूं कि कावेरी नदी पर श्रीरंगपट्टनम नामक एक द्वीप है। ठीक है, एक द्वीप है, उस द्वीप को सुरक्षित कर, क्योंकि समुद्र नदी के बीच में था, उसी पर टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई थी। तो ये श्रीरंगपट्टनम आज भी है और ये कावेरी नदी में एक द्वीप पर स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ, 1799 में हुआ। टीपू सुल्तान और किसके बीच में था, लॉर्ड बेलेजिली था उस समय। और ये जो है मैसूर ने सहायक संधि मान ली और मैसूर को जो है कहाँ मिला लिया गया, तो लॉर्ड बेलेजिली के समय में ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बना लिया गया। तो याद रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, इसको अच्छे से आपको याद रखना है। यहाँ से अगर क्वेश्चन आए तो कभी गलत ना होने पाए। तो याद रखना, पहले में कौन था, तो लॉर्ड बेरेस्ट था, दूसरे में वारेन हेस्टिंग, तीसरे में लॉर्ड कॉर्नवालिस और चौथे में लॉर्ड बेलेजिली था। ये संधियाँ कौन कौन थी, पहले में मद्रास की संधि, दूसरे में मंगलोर की संधि और तीसरे में श्रीरंगपट्टनम की संधि। चौथे में कोई संधि नहीं हुई थी, क्योंकि इस युद्ध में टीपू सुल्तान मारे गए थे। उस जो है युद्ध में उनको पराजित किया गया, उनको मार दिया गया था। तो याद रखना, ये 4 युद्ध बहुत अच्छे से याद कर लेना। ये आंग्ल मैसूर युद्ध पूछा जाता है एग्जाम में, और ऐसा टॉपिक है यहाँ जो है बच्चे इसको स्किप कर देते हैं, तो आप बिल्कुल मत कीजिएगा, इसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा कि क्वेश्चन अगर एग्जाम में आए तो गलत ना होने पाए। अब हम बात करते हैं, आंग्ल मराठा संघर्ष हुआ था। तो आंग्ल मराठा संघर्ष कितने हुए हैं, 3 हुए हैं। कौन कौन से हुए हैं, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ है कब, तो 1775 से 1782 के बीच में। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ है 1803 से 1806 के बीच में। और तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध हुआ है 1817 से 18 के बीच में। ठीक है, उस समय लॉर्ड हेस्टिंग जो थे, और इसी समय जो है मराठा राज्य भी ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बना लिया गया। ठीक है, यहाँ लिखा भी है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। एक नज़र में अगर हम देखते हैं तो यहाँ लिखा है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था, 1775 से 82 के बीच में। वारेन हेस्टिंग उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल था। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था, 1803 से 5 के बीच में। लॉर्ड बेलेजिली उस समय था। और जो तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था वो 1817-18 में हुआ था,
और लॉर्ड हेस्टिंग। तो याद रखना वारेन हेस्टिंग भी है, लॉर्ड हेस्टिंग भी है, आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि गवर्नर जनरल में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। इसका भी वीडियो मैंने बना दिया है, आप उस पर देख सकते हैं जाकर के हमारे चैनल पे। तो गवर्नर जनरल के कौन कौन से काम है मैंने उसका वीडियो पहले ही बना दिया है, आप जाके लिस्ट पे देख सकते हैं। आधुनिक भारत का इतिहास नामक लिस्ट है, प्ले लिस्ट, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड बेलेजली और जो है लॉर्ड हेस्टिंग के समय में आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। तीनों युद्ध कब हुए थे मैंने बता दिया, और इस युद्ध को जीत करके मराठा राज्य हमेशा के लिए कहाँ मिला लिया गया, ये मिला लिया गया किसमें, तो याद रखना ब्रिटिश साम्राज्य में। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं मराठों द्वारा की गई प्रमुख संधियाँ, इसको हमें याद रखना है। तो मराठों ने कुछ संधियाँ हमें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जैसे पहला है पुरंदर की संधि हुई थी कब, 1765 में हुई थी, जय सिंह और शिवाजी के बीच में हुई। ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, और शिवाजी को जो है मुगलों का अधीनता स्वीकार करनी पड़ी थी। पुरंदर की संधि बहुत महत्वपूर्ण है। संगोला की संधि, ये भी बहुत बार पूछा गया है, 1756 में हुई थी, बालाजी बाजीराव और राजा राम द्वितीय के बीच में हुई थी। तो बालाजी बाजीराव कौन थे, पेशवा थे, और राजा राम द्वितीय कौन थे, ये उसमें छत्रपति थे। ठीक है, इसके बाद में एक संधि जो सबसे महत्वपूर्ण है, सूरत की संधि हुई थी, ये 1775 में हुई थी, रघुनाथ राव और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुई थी। और एक पुरंदर की संधि और हुई है 1776 में, माधवराव नारायण और ब्रिटिश सरकार के बीच में हुई है, ये याद रखना है। एक सालबाई की संधि हुई थी 1782 में, माधव नारायण राय और ब्रिटिश के बीच में हुई थी, ये आपको अच्छे से याद रखना। एक आपका बसीन की संधि हुई थी जो है कब, 1802 में, बाजीराव द्वितीय और ब्रिटिश सरकार के बीच में हुई थी। बाकी जो संधियां हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, और अंत में जो संधि हुई थी वो मंदसौर की संधि हुई थी, और इसी संधि कब हुई थी, 1818 में हुई थी, होलकर और ब्रिटिश के बीच में। और इसी के बाद मराठा राज्य को मिला लिया गया किसमें, ब्रिटिश साम्राज्य में। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, अब हम लोग आंग्ल सिख युद्ध के बारे में बात कर लेते हैं। हमने कर्नाटक युद्ध देखा, आंग्ल मराठा युद्ध देखा, आंग्ल मैसूर युद्ध देखा, अब हम लोग आंग्ल सिख युद्ध को देखेंगे। तो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था, 1845 से 46 के बीच में हुआ था। ठीक है, किसके बीच में हुआ था, तो लिखा है इस युद्ध के समय अंग्रेजी सेना ने लाहौर पर अधिकार कर लिया, और लॉर्ड हॉर्डिंग गवर्नर जनरल और लॉर्ड जो है गॉफ इस युद्ध के समय भारत के प्रधान सेनापति थे। लाहौर की संधि हुई थी, इस युद्ध में कब हुई थी, 1846 में हुई थी, 8 मार्च को। इस संधि के अनुसार सतलज नदी को अंग्रेजों और ब्रिटिश के बीच में सीमा मान लिया गया। यह बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा जाएगा कि लाहौर की संधि कब हुई थी, तो 1846 में हुई थी, और सतलज नदी को सीमा मान ली गई थी किसके बीच में, अंग्रेजों और सिखों के बीच में। कि अंग्रेज और सिखों के बीच में सीमा कौन सी रहेगी, सतलज नदी रहेगी। सतलज नदी के दक्षिण में अंग्रेज रहेंगे और उत्तर में कौन रहेगा, तो ब्रिटिश रहेंगे। जैसे अब इस मैप के माध्यम से अगर हम समझें तो आसानी से इसको हम समझ सकते हैं। ठीक है, आपका जैसे मान लो ये सतलज नदी यहाँ बहती है, तो इसके उत्तर में जो है कौन रहेगा, सिख, और दक्षिण में ब्रिटिश रहेंगे। तो सतलज नदी को सीमा बना दिया गया था। ठीक है, इसके बाद में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय के से पहले 3 युद्ध और लड़े गए थे। उसमें है आपका एक है रामनगर का युद्ध, ये कब हुआ था, 1848 में, 12 नवंबर को। चिलियावाला का युद्ध हुआ था 13 जनवरी 1849 को, और गुजरात का युद्ध हुआ था 1849 को। ये गुजरात जो हमारे देश में गुजरात है वो गुजरात नहीं है, एक गुजरात का शहर जो है कहाँ पर है, पाकिस्तान में भी है। किस राज्य में, वहाँ के पंजाब प्रांत में है। आप जो है मैप पे आप देख सकते हैं जा करके। तो गुजरात उस युद्ध वहाँ हुआ था युद्ध। तो याद रखना सिख द्वितीय जो है आंग्ल सिख युद्ध के दौरान 3 युद्ध लड़े गए थे। इन तीनों युद्ध को भी क्रम से याद रखना, कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछ देते हैं। तो जो हम चीज़ नहीं पढ़ते हैं, जो ज़्यादा गौर नहीं करते हैं, क्वेश्चन अधिकांश वहीं से आ जाते हैं। अब बात करते हैं पड़ोसी राज्यों से संघर्ष। अभी तक हमने जो देश के राज्य थे उनसे बात किया, युद्ध के बारे में बताया हमने। अब पड़ोसी राज्यों से कौन कौन संघर्ष हुआ था, पहला कौन सा है, आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था। इसे हम गोरखा युद्ध के नाम से जानते हैं। इस टॉपिक को भी बहुत सारे बच्चे नहीं पढ़ते हैं, या एक बार 2 बार पढ़ेंगे भूल जाते हैं। तो आंग्ल नेपाल युद्ध कब हुआ था, इसके बारे में लिखा है। तो लिखा है गवर्नर जनरल जो है लॉर्ड हेस्टिंग के समय यह युद्ध हुआ था। कब हुआ था ये, तो 28 फरवरी 1816 को गोरखा पराजित हो गए, और उसके साथ सुगौली की संधि हुई थी 1816 में। ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो लॉर्ड हेस्टिंग के समय में 1816 में सुगौली की संधि हुई थी, और इसी संधि के तहत जो है गोरखा राज पर कब्जा कर लिया किसने, अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया था। तो सुगौली की संधि याद रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये पूछा जाएगा आपसे।
इसके बाद है आपका आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था। तो आंग्ल बर्मा युद्ध, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध कब हुआ था? 1824 से 1826 के बीच में हुआ था। उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड एमहर्स्ट थे। किस समय में हुआ था? ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है, इसको बहुत अच्छे से कर लेना कि प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध कब हुआ था, याद रखना, और किसके समय में हुआ है। ये बहुत छोटी छोटी बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो बर्मा जो है याद रखना बहुत महत्वपूर्ण है, जिसे हम आज म्यांमार कहते हैं। यह हमारे इतिहास में बहुत बड़ा रोल निभाया है। आगे बढ़ते हैं, लिखा है जो है आगे है जो है याडूब की संधि हुई थी कब? 1826 में हुई थी, 24 फरवरी को। और इसी संधि के तहत बर्मा के कुछ क्षेत्रों पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया था। फिर द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध कब हुआ था? 1852 में हुआ था। उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड डलहौजी थे। तो डलहौजी के समय में बर्मा युद्ध हुआ था, कौन सा? दूसरा। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी, इसमें भी जो है उसने काफी क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया था। ठीक है। इसके बाद तीसरा आंग्ल बर्मा युद्ध कब हुआ था? 1885 और 88 के बीच हुआ था, जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी। उसी समय तीसरा आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था। उस समय जो है वायसराय कौन थे? लॉर्ड डफरिन थे। यह आपको याद रखना। आपको पता होगा कि जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में, उस समय गवर्नर जनरल वायसराय कौन थे? लॉर्ड डफरिन थे। तो डफरिन के समय में ही लॉर्ड बर्मा युद्ध हुआ था और बर्मा पर अधिकार कर लिया गया। याद रखना 1888 में बर्मा पे अधिकार किया गया और 1935 के अधिनियम के तहत दोबारा बर्मा को भारत से अलग किया गया था। इस बात को अच्छे से याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। आप देख सकते हैं लिखा भी है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा बर्मा को भारत से पृथक कर दिया गया और 4 जनवरी 1948 को इसे एक स्वतंत्र देश का दर्जा प्रदान किया गया था। याद रखना ये 1948 में आज़ाद हुआ और इसी समय इसका नाम क्या पड़ गया? म्यांमार पड़ गया। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आंग्ल अफगान युद्ध की बात कर लेते हैं। तो प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध कब हुआ था? तो याद रखना जो है 1839 से 1842 के बीच में हुआ था। इस युद्ध के समय गवर्नर जनरल लॉर्ड ऑकलैंड के कार्यकाल में यह युद्ध किया गया था। तो ऑकलैंड इस समय थे जब प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध लड़ा गया था। ठीक है। द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध लड़ा गया था कब? तो याद रखना 1878 से 80 के बीच में। उस समय जो है लॉर्ड लिटन जो है कौन थे? ये वही लॉर्ड लिटन हैं जो वायसराय थे और इन्होंने वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट लागू किया था। तो उसी के लिए इनका नाम सबसे ज़्यादा विख्यात है। तो याद रखना इनके समय में ही द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था। कब? तो 1878 से 80 के बीच में हुआ है। ये भी आपको अच्छे से याद रखना है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लिखा है आंग्ल तिब्बत युद्ध। तो आंग्ल तिब्बत युद्ध कब हुआ था? तो याद रखना ये युद्ध कब हुआ था? याद रखना ये 1904 में हुआ था। ठीक है। 1903 से 1904 के बीच में हुआ था। उस समय युद्ध के समय लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था, क्योंकि लॉर्ड कर्जन उस समय भारत के वायसराय थे और इन्होंने ही बंगाल का विभाजन किया था। तो ऐसे आपको याद हो जाएगा। और अंग्रेजों और तिब्बती लोगों के बीच में लहासा की संधि कब हुई थी? 1904 में हुई थी। ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो पड़ोसी देशों के साथ कौन कौन से युद्ध हुए हैं, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, इनको आपको अच्छे से याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग ब्रिटिश सरकार की कुछ नीतियों के बारे में देख लेते हैं। एक नीति है आपकी सहायक संधि प्रणाली। तो सहायक संधि प्रणाली का पहली बार किसी ने उपयोग किया था तो डुप्ले ने किया था। ठीक है। तो डुप्ले कौन था? फ्रांसीसी था, उसने प्रयोग किया था। लेकिन पूछा जाए ब्रिटिश में कौन किया था, तो लॉर्ड बेलेजली ने किया था। ये आपको याद रखना है। फ्रांसीसियों ने पहले इसको अपनाया था डुप्ले के नेतृत्व में, लेकिन अंग्रेजों के समय में किसने किया था? लॉर्ड बेलेजली की कौन सी नीति है? सहायक संधि। ये संधि कब शुरू की गई थी? तो 1798 में इस संधि की शुरुआत किया था लॉर्ड बेलेजली ने। और इस संधि के तहत का उद्देश्य क्या था? उद्देश्य ये था कि जो भारतीय राज्य हैं उनसे समझौता कर लो और उनकी सेना और उनकी जो विदेश नीति है, विदेश नीति जो है, इस नीति को अंग्रेज अपने पास लेंगे और अंग्रेज द्वारा एक जो आधुनिक सेना उस राज्य को दी जाएगी। तो इससे जो है अंग्रेजों को लाभ क्या हुआ कि बड़ी बड़ी सेना को रखने के लिए बड़े बड़े किले मिल गए। जो राज्यों के किले थे उन्हीं किलों में सेना को रखने का साधन मिल गया। और इसी संधि के तहत ये नियम ये भी था कि एक रेजिडेंट जो है रेजिडेंस नियुक्त किया जाएगा, कहाँ? उस राज्य में। तो याद रखना ये सहायक संधि के तहत उसने बेलेजली ने एक खून का कतरा भी बिना बहाए ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार कर लिया था। किसने? लॉर्ड बेलेजली ने। ठीक है। यहाँ लिखा है सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्यों का क्रम दिया गया है। ये क्रम बहुत एग्जाम में पूछता है। यूपी पीसीएस और बिहार पीसीएस का सबसे फेवरेट क्वेश्चन में से एक है। तो सबसे पहले सहायक संधि लॉर्ड बेलेजली ने किसके साथ की थी? हैदराबाद के साथ की थी। कब? 1798 में सबसे पहले। मैसूर के साथ 1799 में। तंजौर के साथ, ये कहाँ पर है? तमिलनाडु में, 1700
1799 में, 2 लोगों के साथ 99 में, अवध के साथ 1801 में, पेशवा के साथ 1802 में, भोसले के साथ 1803 में और सिंधिया के साथ 1804 में की गई थी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको याद रखना कि सहायक संधि किसके साथ पहले की गई थी और किसके किसके साथ की गई थी। ये क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा और पूछा गया भी है। ठीक है, इसके अलावा सहायक संधि जो है और कौन कौन से राज्यों ने स्वीकार किया था, तो जयपुर, जोधपुर, मेछड़ी, बूंदी और भरतपुर ने भी क्या अपनाया था, सहायक संधि को अपना लिया था। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको अच्छे से याद रखना किसने पहली बार अपनाया था। और सबसे पहले हमारा सहायक संधि कौन शुरू किया था, तो फ्रांसीसियों ने हमारे यहाँ शुरू किया था नेपोलियन के भय को समाप्त करने के लिए। तो फ्रांसीसियों ने, इसके बाद फिर लॉर्ड बेलेजली ने शुरू किया था। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, व्यक्तिगत सिद्धांत की नीति, इसी को कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स कहते हैं, इसी को हड़प नीति कहते हैं। इस नीति को शुरुआत किसने किया था, लॉर्ड डलहौजी ने किया था। तो लिखा है लॉर्ड डलहौजी ने साम्राज्य विस्तार हेतु विलय की नीति का सहारा लिया। इस नीति के अनुसार यदि किसी राज्य का शासक बिना उत्तराधिकारी के मृत्यु हो जाती है तो उसके राज्य के दत्तक पुत्र को नहीं दिया जाएगा। वो दत्तक पुत्र मतलब गोद नहीं ले सकता है और उस राज्य को हमेशा के लिए ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाएगा। इसी को कहते हैं गोद लेने की प्रथा को समाप्ति भी कहते हैं। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स की शुरुआत किसने किया था, लॉर्ड डलहौजी ने। इसे व्यक्तिगत की नीति भी कहते हैं, इसे हड़प नीति भी कहते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको अच्छे से याद रखना। और 1857 के विद्रोह का ये भी एक बहुत बड़ा कारण था राजनीतिक कारणों में से। ठीक है, डलहौजी की हड़प नीति के तहत किन किन राज्यों पर कब्जा किया गया है, तो याद रखना सबसे पहले कब्जा किया गया था सतारा पर कब्जा किया गया। कब, तो 1848 में किया गया था। तो जैसे मैंने आपको बताया लॉर्ड बेलेजली के द्वारा की सहायक संधि के द्वारा पहली बार कब्जा हैदराबाद पे हुआ, वैसे व्यक्तिगत की नीति के तहत पहली बार कब्जा सतारा पे हुआ 1848 में। इस बात को याद रखना। इसके बाद जैतपुर और संभलपुर 1849 में, बघाट 1850 में, उदयपुर 1852 में, नागपुर 1853 में, झांसी 1854 में का अधिग्रहण किया गया था। याद रखना 1854 भी याद रखना, झांसी के नेतृत्व में। तो याद रखना ये सब राज्य व्यक्तिगत की नीति के तहत इन पर कब्जा किया गया था। ठीक है, गोद लेने की प्रथा को समाप्त कर दिया गया था। ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब हम लोग भारत के प्रति अंग्रेजों की नीतियों को देख लेते हैं कि अंग्रेजों ने कौन कौन सी नीति अपनाई थी शासन व्यवस्था को चलाने के लिए। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा, इसलिए इसको बहुत अच्छे से करने की जरूरत है। सबसे पहले अंग्रेजों ने घेरे की नीति अपनाई थी 1765 से 1813 के बीच में, राज्यों को घेरने की नीति अपनाया गया था। ठीक है, इसके बाद नीति उन्होंने बदल दिया और अधीनस्थ पार्थक्य की नीति अपनाया था 1813 से 1857 के बीच में। और जब विद्रोह हो गया 1857 का, तब अधीनस्थ संघ की नीति अपनाया 1857 से लेकर के 1935 तक, और बराबर के संघ की नीति का अपनाया 1935 से 1947 तक। ये हिस्ट्री के कुछ अनछुए पहलू हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना जरूरी है, क्योंकि यहाँ से जब क्वेश्चन आते हैं तो हाथ से जाना बिल्कुल तय होता है, क्योंकि इस सब चीज़ों को हम कभी गौर करते ही नहीं हैं। बस हम मोटा मोटा चीज़ों को पढ़ के एग्जाम देने चले जाते हैं। जब तक हम पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं करेंगे तब तक हमारे क्वेश्चन एग्जाम में गलत होते ही रहेंगे, छूटते ही रहेंगे। अब आते हैं घेरे की नीति क्या थी। तो लिखा है ये नीति कब शुरू हुई थी, तो 1765 से 1813 के बीच में वारेन हेस्टिंग ने मैसूर और मराठों के साथ युद्ध और अन्य भारतीय रियासतों के साथ बराबरी की पदवी प्राप्त करने की भावना से शुरू किया था। तो ये नीति से कौन जुड़ा हुआ है, तो याद रखना इस नीति से जुड़ा हुआ है वारेन हेस्टिंग। इसको रिंग फेस की नीति भी कहते हैं। इंग्लिश में ये भी क्वेश्चन पूछा सकता है, इंग्लिश के वर्ड को भी दे सकते हैं। इस दौरान कंपनी ने अपने राज्य के चारों ओर मध्यवर्ती राज्य या बफर राज्य बनाने का प्रयत्न किया। कैसे, मान लीजिए ब्रिटिश राज्य है और बगल में कोई दुश्मन राज्य है, तो उसके बगल में छोटे छोटे राज्यों को वो क्या अपनाते थे, अधीनस्थ राज्य अपनाते थे, उनको दोस्त बना लेते थे। तो एक घेरे की नीति बना लेते थे जिससे वो सुरक्षित रह सके। तो यह नीति कौन अपनाया था, वारेन हेस्टिंग ने। इसको आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, इसके बाद है आपका अधीनस्थ पार्थक्य की नीति क्या है। ठीक है, तो ये नीति बहुत महत्वपूर्ण है। कैसे, तो नीति कब से कब तक शुरू की गई थी, 1813 से लेकर 1857 के बीच में। देशी रियासतों के प्रति लॉर्ड हेस्टिंग, अब वो तो वारेन हेस्टिंग था, ये लॉर्ड हेस्टिंग है, ने अधीनस्थ पृथक्करण की नीति अपनाई। इस नीति के अनुसार देशी रियासतों को अपने आंतरिक मामलों को छोड़कर समस्त बाहरी प्रभुसत्ता कंपनी के अधीन रखना था। ठीक है, तो उसने क्या किया, लॉर्ड हेस्टिंग ने सारी नीतियों को ले लिया, केवल आंतरिक मामले किसको दे दिया, देशी रियासतों को दे दिया। ठीक है, इस तरह से उसने धीरे धीरे कब्जा करना शुरू कर दिया।
इसके बाद अधीनस्थ संघ की नीति क्या थी, पॉलिसी ऑफ सबऑर्डिनेट एसोसिएशन क्या था ये, ठीक है। तो ये है आपका कब शुरू हुआ था, तो 1857 से लेकर 1935 तक। 1857 के विद्रोह में कुछ देशी रियासतों ने जो है अंग्रेजों की मदद की थी, जैसे सिंधिया, जिससे प्रभावित होकर के अंग्रेजों ने विद्रोह के बाद डलहौजी की हड़प नीति को समाप्त कर दिया और ब्रिटिश सरकार के प्रति वफादारी प्रदर्शित करने वाली रियासतों के साथ ब्रिटिश सरकार ने विशेष संबंध स्थापित किए। तो 1857 के विद्रोह में जिन रियासतों ने जो है ब्रिटिश सरकार की मदद की थी, उन्हें अधीनस्थ नीति अपनाया और उनके साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया, ठीक है। और आगे ये भी कहा गया कि जो है देशी राज्यों पर कभी कब्जा नहीं किया जाएगा, महारानी की घोषणा पत्र में कहा गया था, ठीक है। इसके बाद है बराबर के संघ की नीति, ये 1900 कब शुरू हुई, 1935 से 1947 तक। तो 1935 के अधिनियम के अनुसार भारत एक संघ होगा और उसमें देशी रियासतें भी शामिल होगी। तो देशी रियासतें शामिल हो गई तो बराबर हो गया किसके साथ में, ब्रिटिश सरकार के साथ में। इसको कहते हैं बराबर की नीति। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कब अपनाया गया, क्योंकि क्वेश्चन जब तक हम अच्छे से नहीं पढ़ेंगे हमारे समझ में बिल्कुल नहीं आएगा। और इसका MCQ क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में आपको दे देंगे, तो आपको जो है पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। ओके, थैंक यू।